आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज इस क्लास में इसका चौथा वीडियो है, यानी फोर्थ पार्ट है। आज हम लोग चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने तीसरा पार्ट में हमने दो टॉपिक पढ़ाया था, जिसका पहला नाम था प्रागकोश की संरचना और दूसरा टॉपिक था लघु बीजाणुधानी की संरचना। लेकिन हम लोग आज इस क्लास में दो टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है लघु बीजाणु जनन, जिसको हम लोग बीजाणु जनन भी बोल सकते हैं, इसको अंग्रेजी में माइक्रो स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। और दूसरा टॉपिक है परिपक्व प्रागकोश का स्फुटन। तो पहले हम लोग इसको समझते हैं, तो फिर उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए पहले हम लोगों को इसका डिफिनेशन जानना होगा कि लघु बीजाणु जनन यानी बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रागकोश। क्या लिखा हुआ है? प्रागकोश। तो आपको बताए थे इससे पहले वाला वीडियो में कि पुमांग के अंदर प्रागकोश होता है और प्रागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी होता है। और लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है? परागकण होता है, यानी पॉलन ग्रेन होता है। यहाँ बोल रहा है कि प्रागकोश की लघु बीजाणुधानी में उपस्थिति, कह रहा है प्रागकोश की लघु बीजाणुधानी में उपस्थिति। यहाँ पे प्रागकोश के अंदर क्या होता है? लघु बीजाणुधानी होता है। तो लघु बीजाणुधानी में प्रागकोश की उपस्थिति में द्विगुणित यानी 2n प्राग मृत कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएमसी। क्या बोलते हैं? पीएमसी। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं पीएमसी, यानी पॉलिन मदर सेल्स अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, क्या अर्धसूत्री विभाजन के 4 अगुणित यानी 4 × n 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है। तो हम लोग इस पूरे प्रोसेस को, यानी इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो लघु बीजाणु जनन कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। फिर से एक बार और समझते हैं। प्रागकोश की लघु बीजाणुधानी में उपस्थिति, यानी प्रागकोश की लघु बीजाणुधानी में उपस्थिति द्विगुणित प्राग मृत कोशिका यानी पॉलिन मदर सेल्स अर्धसूत्री विभाजन के 4 अगुणित यानी 4 × n लघु बीजाणुओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लघु बीजाणु जनन कहते हैं, यानी बीजाणु जनन कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में एक समझेंगे, तो आप लोग समझिएगा। ये मान लीजिए, जान लीजिए कि हम लोग प्रागकोश की लघु बीजाणुधानी में उपस्थिति कितना? तो द्विगुणित 2n है। क्या है? 2n है। तो पीएमसी मतलब पीएमसी, जिसको हम लोग द्विगुणित बोलते हैं, इसमें क्या होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें? तो प्राग मृत कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? तो हम लोग लिखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है? लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसमें इसको हम लोग कितना 4 × n यानी 4 अगुणित, इसको हम लोग बोल सकते हैं चतुष्क, यानी चतुष्क लघु बीजाणु। तो ये प्राप्त हुआ क्या? लघु बीजाणु, जिस जो कितना प्राप्त हुआ? तो चतुष्क प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? चतुष्क, यानी 4 × n बोल सकते हैं इसको। ये इस रूप में पर होता है, जो एक साथ होता है। ये मान लीजिए है, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा, मतलब चारों जो लघु बीजाणु है जो अपने आप में कनेक्टेड होता है, यानी जुड़ा होता है। तो ये हम लोगों ने पहले डिफिनेशन समझ लिया। इसमें बुक में भी देख लेते कि क्या कहना चाह रहा है हम लोग को एनसीईआरटी बुक में। आप लोग देखिएगा, एनसीईआरटी बुक को खोलिए। इसमें लिख रहा है कि जैसे जैसे प्रागकोश विकसित होता है, यानी डेवलप होता है, तो बीजाणु जन ऊतक की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाता है। यहाँ पे लिखे ना कि चतुष्क, इसी को हम लोग चतुष्टय बोलते हैं। तो चतुष्टय यानी सूक्ष्म बीजाणु लघु बीजाणु है, जो 4 अगुणित, क्या 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है। फिर बोल रहा है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बना। अर्धसूत्री विभाजन हुआ कि नहीं? फिर बना क्या? लघु बीजाणु बना, जो कितना बना? तो चतुष्ट बना, यानी 4 अगुणित बनाता है। और बोल रहा चतुष्टय बनाता है।
फिर बोला जैसा कि बीजाणु जनन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है यानी तैयार होती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम प्राग मिलित कोशिका यानी पीएमसी पॉलिन मदर सेल्स, और कह रहा है एक प्राग मिलित का कोशिका में से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं की निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। क्या? इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। यहाँ पे देखा हुआ जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकीय के समूह में व्यवस्थित होते हैं। तो आप लोग को बताएं कि 4x8 में होता है, यानी 4 सेल में भी होता है जो एक साथ होता है, यानी 4 सेल जो समूह बनाया हुआ है जिसको हम लोग लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क कहते हैं। जैसा कि प्राकोष परिपक्व में स्फुरित हो यानी तैयार हो तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं, यानी जब पूरी तरह से प्राकोष डेवलप हो जाता है तो लघु बीजाणु है जो अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं? विलग हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं और प्रागकोणों का निर्माण हो जाता है यानी निकल जाता है। सबसे पहले हम लोग ये डिफिनेशन जान लिए कि प्रागकोश की लघु बीजाणु में उपस्थिति द्विगुणित प्राग मृत कोशिका यानी पीएमसी अर्धसूत्री विभाजन के 4 अगुणित 4x8 लघु बीजाणुओं के निर्माण, इस पूरी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन या बीजाणु जनन कहते हैं। अब हम लोग इसमें छोटा सा टॉपिक है, इसका एक नोट पॉइंट कुछ लिख लेते हैं, इसको हम लोग पहले मिटाते हैं। इस बुक में एनसीईआरटी बुक में हमने लघु बीजाणु धानी का डेफिनेशन तीसरा लेक्चर में बताया था, यहाँ भी लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, जो आप लोग नोट पॉइंट कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? तो प्राग मृत कोशिका हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं पीएमसी यानी पॉलिन मदर सेल्स। क्या बोलते हैं? पॉलिन मदर सेल्स से अर्धसूत्री विभाजन, पीएमसी से अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसके द्वारा, किसके द्वारा? तो पीएमसी से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणुओं की निर्माण यानी लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी कहते हैं। आप एक और स्टार पॉइंट लिखिएगा। आपको यहाँ नहीं समझ रहा कि लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु धानी में आपको कोई समझ में नहीं रहा, तो हम सबसे शॉर्ट एक अर्थी बता देते हैं जिसमें आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ये जो लघु बीजाणु धानी जो आपको दिख रहा है, तो लघु बीजाणु धानी के अंदर होता है क्या? तो लघु बीजाणु जनन होता है। जिसको एक पॉइंट में आप लोग लिखिएगा कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया किसमें होता है? तो प्रक्रिया जो होता है, जो बीजाणु जनन ऊतक के अंदर होता है। क्या होता है? बीजाणु जनन ऊतक के अंदर होता है, अर्थात हम इसे कह सकते हैं, अर्थात लघु बीजाणु धानी के अंदर होता है। क्या? लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया किसके अंदर होता है? तो बीजाणु जनन ऊतक के अंदर होता है, अर्थात मतलब लघु बीजाणु धानी के अंदर होता है। यानी हम तीसरा, इससे पहले वाला में वीडियो में हम लोग बताए थे कि लघु बीजाणु धानी की जो संरचना टॉपिक पढ़ाए थे, उसमें लघु बीजाणु धानी को 2 भाग में बांटा गया था। जिसमें पहला भाग था प्राग भीति, जिसमें हम लोग 4 लेयर बताए थे, और दूसरा भाग था बीजाणु जनन ऊतक। उसी तो ये दोनों जो भाग है, तो वो भाग किसका हुआ? तो लघु बीजाणु धानी का हुआ। तो यहाँ का लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया किसमें होता है? तो बीजाणु जनन ऊतक यानी लघु बीजाणु धानी के भाग 2 में बीजाणु जनन ऊतक में होता है।
तो आप लोग इसे ये भी नोट कर लीजिएगा कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया बीजाणु जनन ऊतक के अंदर होता है, अर्थात इसे हम लोग कह सकते हैं कि लघु बीजाणु धानी के अंदर होता है। तो आपको ये पहले पता होगा, इसको आप लघु बीजाणु धानी के अंदर परागकण होता है। क्या होता है? परागकण होता है। तो इसको थोड़ा और स्टेप बढ़ा देते हैं, लिखते लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होता है, तो लिखिएगा लघु बीजाणु जनन। क्या होता है? लघु बीजाणु जनन। अब इसके अंदर क्या होता है? परागकण होता है। क्या होता है? परागकण होता है। दूसरा नोट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा लघु, मिटा लेते हैं, बीजाणु जन ऊतक। क्या? बीजाणु जनन, जिसको हम लोग बीजाणु जन भी बोल सकते हैं। बीजाणु जन ऊतक के प्रत्येक कोशिका एक सक्षम प्रागमृत कोशिका, यानी एक सक्षम प्रागमृत कोशिका। क्या? एक सक्षम, जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एक सक्षम प्रागमृत कोशिका होती है। इसमें कह रहा है नोट पॉइंट कि बीजाणु जन ऊतक की प्रत्येक कोशिका, क्या? बीजाणु जन ऊतक के, या इसको की भी बोल सकते, ऊतक की प्रत्येक एक कोशिका, क्या? प्रत्येक कोशिका एक सक्षम प्रागमृत यानी पॉलन मदर सेल्स होती है। किसमें? तो बीजाणु जन ऊतक में होता है। किसमें होता है? बीजाणु जन ऊतक में होता है। अब मिटाते हैं ऊपर से, अब लिखिएगा एक और नोट पॉइंट कि चतुष्टय, क्या? चतुष्टय की कोशिका, क्या? चतुष्टय की कोशिका 4x(n) लिखा है। चतुष्टय की कोशिका जो होती है उसकी सूत्र गुणता क्या होती है, यानी अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है। तो चतुष्टय की कोशिकाओं की सूत्र गुणता अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है, यानी 4x(n) होता है। अब एक और पॉइंट लिखिएगा, ये यानी लघु बीजाणु जनन है। लघु बीजाणु जनन है जो चार लघु बीजाणु, ये चार लघु बीजाणु का समूह में व्यवस्थित होता है। क्या होता है? ये चार लघु बीजाणु जनन के समूह में व्यवस्थित होता है। क्या होता है? व्यवस्थित होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो चतुष्टय बोलते हैं, यानी जिसको हम लोग चतुष्टय लघु बीजाणु भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चतुष्टय लघु बीजाणु, जिसे हम लोग लघु बीजाणु चतुष्क बोल सकते हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको हम बताए थे कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार लघु बीजाणु है जो चतुष्क बनाता है। क्या बनाता है? चतुष्क बनाता है। ऐसे बनाता है 4x(n), जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। क्या? एक दूसरे से कनेक्ट होता है। आप लोग को हम बताए थे। यही कह रहा कि ये चार लघु बीजाणुओं के समूह, ये कौन? यहाँ पूरा ये लघु बीजाणु जनन चार लघु बीजाणु जनन के समूह में व्यवस्थित होता है, यानी कलेक्ट होता है, यानी सदा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
लघु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं। और एक और पॉइंट लिखिएगा, प्रत्येक लघु बीजाणु के अंदर, प्रत्येक लघु बीजाणु जनन के अंदर नहीं, प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण होते हैं। नीचे दिखा लगेगा कि नहीं, प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर 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 कई हजार, क्या, कई हजार लघु बीजाणु और परागकण होते हैं, यानी परागकण बनते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण बनते हैं, यानी निर्माण होते हैं। ये सब एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है नोट पॉइंट, इसी को हम लोग लिखा रहे हैं यहाँ पे। ये पहला टॉपिक था जिसका नाम था लघु बीजाणु जनन, जिसे हम लोग बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें जो मेन मुद्दा था, जो क्या था, इसमें मेन मुद्दा क्या है, तो प्राग मृत कोशिका है। क्या है, शॉर्ट फॉर्म पीएमसी है, पीएमसी है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन मदर सेल। क्या बोलते हैं, पॉलन मदर सेल। यही जो सेल है, ये सेल कितना होता है, तो द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित है। इसका विभाजन होता है कैसा, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा कितना लघु बीजाणु का निर्माण होता है, तो 4 लघु बीजाणु, जो चतुष्क होता है, 4, जिसको हम लोग चतुष्क यानी चतुष्टय भी बोल सकते हैं। और जो बनता है वो लघु बीजाणु सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अब इसी पूरा समूह को हम लोग लघु बीजाणुओं का चतुष्क बोलते हैं, यानी चतुष्टय कहते हैं, जो हम लोग नोट पॉइंट में लिखाए हैं। यह था पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक की ओर हम लोग चलेंगे, इसको मिटाते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे परिपक्व, यानी परिपक्व परागकोश। परिपक्व परागकोश का स्फुटन। एनसीईआरटी बुक में टॉपिक नहीं है, लेकिन लाइन थोड़ा दिया हुआ है, इसके कारण इसे हम लोग पढ़ेंगे। परिपक्व, इसमें परिपक्व का आप अर्थ समझ रहे हैं कि परिपक्व मतलब क्या होता है। परिपक्व का अर्थ होता है तैयार, विकसित, यानी पूरी तरह से डेवलप हुआ परागकोश। इसको हम लोग इंसान के रूप में बोल सकते हैं कि जो इंसान होता है तो बोलता है वो समझदार है। इंसान के लिए परिपक्व का उपयोग होता है, उसमें बोलता है कि ये इसके योग्य है, समझदार है, मानव के लिए है। यानी परिपक्व यहाँ पे गोरा परागकोश के लिए जोड़ा हुआ है। तो परिपक्व परागकोश है, यानी जो है एंथर जो है वो पूरी तरह से डेवलप है। क्या है, डेवलप। जब डेवलप हुआ तब ना कोई फटेगा, तो वही कह रहा है टॉपिक है जो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि परिपक्व परागकोश, परिपक्व परागकोश की भीति, जो परागकोश का लेयर है, जो हम लोग 4 बताए थे, परागकोश की भीति के फटने को परागकोश का स्फुटन कहते हैं। यहाँ कह रहा है
कि परिपक्व पराग कोश यानी पूरी तरह से डेवलप एंथर की भीति जो लेयर होता है, लेयर 4 बताए थे हम लोगों ने। एपिडर्मिस बताया था और एंडोथीसियम बताया था और मिडिल लेयर बताया था और एक लेयर बताया था जिसका नाम क्या है भूल रहे हैं हम। टेपिटम, क्या टेपिटम। तो यहाँ पे बोल रहा परिपक्व परागकोश, जब परागकोश यंत्र पूरी तरह से तैयार हो गया तो उसका जो लेयर है वो फटने को परागकोश का स्फुटन कहते हैं। यहाँ कह रहा परिपक्व परागकोश का स्फुटन किसे कहते हैं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में आंसर है परिपक्व परागकोश की भीति को फटने को परागकोश का स्फुटन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फुटन कहते हैं। यह प्रक्रिया, यह जो प्रोसेस होता है, यह जो प्रक्रिया ओस्ट कोशिकाओं, क्या ओस्ट कोशिकाओं जिसको बोलते हैं स्टोमियम, क्या बोलते हैं, स्टोमियम द्वारा संपन्न होता है। इसमें कह रहा है कि जो परागकोश है जो फटता है तो उसमें एक सेल होता है जिसका नाम है ओस्ट सेल यानी स्टोमियम सेल के द्वारा यह प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न होता है। क्या संपन्न होता है। यहाँ पे परिपक्व परागकोश की भीति के फटने को परागकोश का स्फुटन कहते हैं और यह प्रक्रिया ओस्ट परागकोश यानी ओस्ट परागकोश, ब्लैक मार्कर से ओस्ट परागकोश के द्वारा, ओस्ट परागकोश के द्वारा यानी स्टोमियम के द्वारा संपन्न होता है ये प्रोसेस। अब और नीचे लिखेंगे परागकोश जो है परागकोश के परिपक्व होने पर, क्या परिपक्व, जब परागकोश पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो उसका मध्य स्तर है जो जिसका मिडिल लेयर बोलते हैं, जो आपको बताए किए थे, मध्य स्तर तथा टेपिटम जो खास लेयर होता है जो आपको हम बताए हैं। टेपिटम स्तर समाप्त हो जाती है। ये सब जो लिख रहे हैं जो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा कि परागकोश के परिपक्व यानी परागकोश जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है होने पर मध्य स्तर, जो यहाँ पे कह रहा है परागकोश की भीति के फटने, तो इसमें जो लेयर है जो मिडिल लेयर है तथा टेपिटम है, जो ये दोनों लेयर है इसमें परागकोश के अंदर जो फटता है तो ये समाप्त हो जाता है यानी खत्म हो जाता है, तहस नहस हो जाता है यानी इसका हास हो जाता है। इसको मैं डालते हूँ ऊपर। और कह रहा है कि और एंडोथीसियम है जो रह जाता है, एंडोथीसियम रह जाती है। क्या एंडोथीसियम रह जाती है, एंडोथीसियम रहता है और कौन, सॉरी 4 लेयर में है तो मध्य स्तर और टेपिटम तो खत्म हो गया, तो बचा क्या एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। तो जो ये लेयर है एपिडर्मिस परागकोश का, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम रह जाता है परागकोश को स्फुटन के समय। जब परागकोश फटता है तो उसका जो परागकोश का भीति जो होता है जो 2 लेयर का समाप्त हो जाता है, जो मिडिल लेयर है और टेपिटम है, ये जो 2 लेयर है जो खत्म हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है, और 2 लेयर है जो बच जाता है, जो पहला है एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। क्या एपिडर्मिस और एंडोथीसियम, ये जो 2 लेयर है जो रह जाता है। इसमें अंतस्थीसियम या ये एंडोथीसियम को बोल रहे हैं कि इसमें एंडोथीसियम जो रहता है तो इसमें जल का हानि होता है। क्या होता है एंडोथीसियम में, एंडोथीसियम
एंडोथीसियम में जल का हानि होता है। क्या होता है? जल का हानि होता है। और इसके फलस्वरूप क्या, इसके फलस्वरूप क्या होता है? तो इसके फलस्वरूप कोशिकाएं अर्थात कोशिकाएं जो होता है, जो बचता है, इसके फलस्वरूप जब जल की हानि होता है तो कोशिकाएं में सिकुड़न पैदा हो जाता है। क्या होता है? सिकुड़न, सिकुड़न पैदा होता है। और फिर ओस्ट कोशिकाएं हम लोग ने बताया था, फिर ओस्ट यानी ऑस्टोमियम, ओस्ट कोशिकाएं, ओस्ट कोशिकाएं दबाव डालता है। क्या है? इस ओस्ट कोशिकाएं पर दाब पड़ता है, यानी दबाव पड़ता है, दाब पड़ता है। और ये एक दूसरे के क्या, ये जो है ओस्ट कोशिकाएं और एंडोथीसियम के जो जल का हानि होती है, ये एक दूसरे से पृथक हो जाता है, यानी ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है। और अलग होने पर फिर परागकण पुनः बाहर हो जाता है। अलग होने पर फिर परागकण बाहर निकल जाता है। ये था परिपक्व परागकोश का स्फुटन। इसको हम लोग एक शॉर्ट डायग्राम से समझेंगे। क्या? शॉर्ट डायग्राम से समझेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि जब परागकोश जब फटने के कारागार पर आ जाता है, यानी अंतिम समय आता है फटने का, तो इसमें जो मिडिल लेयर है परागकोश का, मिडिल लेयर और टेपिटम जो है, जो समाप्त हो जाता है पूरी तरह से, और दो लेयर बचता है। पहला लेयर है एपिडर्मिस और एंडोथीसियम, ये दोनों लेयर रह जाता है, जिसमें खासकर एंडोथीसियम में क्या होता है? जल की हानि होता है, जल की हानि होता है, जिसके कारण जो कोशिका होता है एंडोथीसियम का लेयर जो होता है, उसमें सिकुड़न पैदा होता है। क्या होता है? सिकुड़न पैदा होता है। और सिकुड़न पैदा होने के कारण जो ऑस्टोमियम ओस्ट कोशिकाएं हैं, जिसमें दाब पड़ता है। क्या पड़ता है? दाब पड़ता है, जिसके कारण ये एंडोथीसियम और ये सेल है ऑस्टोमियम, जो एक दूसरे से पृथक हो जाता है, दोनों अलग हो जाता है। तो उससे बीच में जो परागकण है उसके अंदर होता है, जो बाहर अपने स्वतः निकल जाता है। तो इसी को पूरी प्रक्रिया को परागकोश का स्फुटन बोलते हैं। इसको हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। छोटा छोटा टॉपिक था दोनों, इसलिए हम सोचे दोनों आज कवर कर लेते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले लिखेंगे परागकोश का फटना। परागकोश का फटना, यानी इसी का यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, परागकोश का फटना। अब देखिएगा, दो लेयर तो पता हमने बता दिया है कि मिडिल लेयर और टेपिटम समाप्त होता है। बचता कितना है? तो दो लेयर। पहला है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बचता है। फिर है एंडोथीसियम, ये बचता है दो लेयर परागकोश का। समझे कि नहीं? परागकोश के फटने पर दो परत निर्माण होता है, यानी दो लेयर निर्माण होता है। जो पहला एपिडर्मिस है और दूसरा एंडोथीसियम है। क्या होता है? और इसमें कोई इसी का भी कोई काम नहीं है। यहाँ पे ये भी समाप्त हो जाता है। बचता कौन है? एंडोथीसियम बचता है। तो एंडोथीसियम में क्या होता है? तो जल की हानि होता है। एंडोथीसियम में जल की हानि होता है, यानी जल यहाँ खत्म हो जाता है। और फिर क्या बनता है? तो एंडोथीसियम की कोशिका में सिकुड़न पैदा हो जाता है। क्या होता है? तो जो एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम के कोशिकाओं में क्या होता है? तो सिकुड़न पैदा हो जाता है। सिकुड़न पैदा होता है। क्या होता है? सिकुड़न पैदा होता है। इसके बाद फिर जो होता है ऑस्टोमियम, हम बताए थे ओस्ट कोशिका जो होता है, जो दाब पड़ता है, फिर इसमें दाब पड़ता है किसके द्वारा? एंडोथीसियम की कोशिकाओं में जब सिकुड़न पैदा होता है, तो इसमें एक और सेल, यानी
आता है जिसका नाम है एस्टोमियम। ओस्ट कोशिकाओं का दाब पड़ता है किस पे? एस्टोमियम पे नहीं, एंडोथीसियम पर। एस्टोमियम का दाब किस पे पड़ता है? तो एंडोथीसियम पर पड़ता है। क्या? एंडोथीसियम में पड़ता है। और जब इसमें टकराव होता है एस्टोमियम और एंडोथीसियम कोशिका में, यानी दोनों लेयर में, तो ये दोनों फट जाता है, यानी अलग हो जाता है। दोनों दाब पड़ने पर फिर क्या हो जाता है? तो विलग हो जाता है। क्या होता है? विलग हो जाता है। और विलग होने पर परागकण जो होता है इस सब के अंदर, यानी परागकोश जो होता है, जो अपने आप परागकण बाहर चलाता है। परागकण यानी पॉलन ग्रेन आ जाता है। फिर से समझिएगा, परागकोश का फटना। क्या? परागकोश का स्फुटन। परागकोश फटता है जिसमें 2 लेयर समाप्त हो जाता है। उधर ही पहला लेयर है मिडिल लेयर और एपिडर्म। 2 लेयर बचता है, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। जो यहाँ पे एपिडर्मिस भी समाप्त हो जाता है, यानी परागकोश जब फटने योग्य होता है तो 2 लेयर उधर खत्म और 2 लेयर बचता है, यानी 2 लेयर बनता है। तो इसमें इसका कोई काम नहीं रहता। एंडोथीसियम है तो एंडोथीसियम में जल की हानि होता है। जल के हानि होने कारण कि एंडोथीसियम की जो कोशिका है उसमें सिकुड़न पैदा होता है। क्या पैदा होता है? सिकुड़न पैदा होता है। तो एक इसी में एक एस्टोमियम ओस्ट कोशिका होता है। एस्टोमियम कोष्ठ एक भाग लेता है जिसमें क्या एंडोथीसियम पर दबाव देता है, यानी दबाव देता है, जिसके कारण इन दोनों में ये ढकला ढकली होने के कारण ये दोनों अलग हो जाता है, यानी पृथक हो जाता है। तो ये दोनों अलग होने के कारण, विलग होने के कारण परागकण स्वयं बाहर आ जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग परिपक्व परागकोश का स्फुटन यानी परागकोश का फटना बोलते हैं। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिया, यही बहुत है। और ये दोनों टॉपिक छोटा छोटा था, इसलिए आज का वीडियो यहीं तक, यानी आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, यानी आने वाला वीडियो में परागकण का संरचना। क्या? परागकण, यानी हम लोग आज परागकोश से परागकण तक बाहर ला दिए हैं। अब फिर हम लोग परागकण का संरचना पढ़ेंगे। इसलिए आज का क्लास यहीं तक और थैंक्स फॉर वीडियो।